हेलो हेलो। हेलो हेलो। बच्चों, आवाज आ रही है आप सभी को? गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सारे? राधे राधे बच्चे। क्या हाल चाल? चलिए, एकदम मस्त एकदम मस्त। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, मैं बस आया बस। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। 25 को होगा। ठीक। हाँ हाँ, बोलिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं कहानी। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कल आपको काफी सारा डिस्कशन हुआ था बच्चों, है ना? बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए। आपका टेस्ट, यार रुकिए एक सेकंड, मैं अभी आपको कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है। अम, वैसे 18 को भी। एक सेकंड, मैं कंफर्म कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग। अच्छा, लेटेस्ट में 25 है। हाँ हाँ, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। मैंने पूछ लिया बच्चों कि अगला टेस्ट कब है। जैसे ही मेरे पास कुछ अपडेट आता है मैं आपको बताऊँ। 25 अगर उन्होंने अभी। हाँ, 25 को अगर टेस्ट है, उसका कारण ये है बच्चों कि बीच में छुट्टियां हैं, है ना? आप सबको भी इन्फॉर्मेशन शायद आ गई होगी, मिल गई इन्फॉर्मेशन। राधे राधे। अरे थैंक यू गुड मॉर्निंग एवरीवन। छुट्टी है, आप लोग की छुट्टी है बच्चों, मैं बताता हूँ। हाँ, मेरे पास अपडेट आया है बच्चों, आप लोग की भी छुट्टी है। ठीक है। छुट्टी आपकी रहेगी। हाँ, 15 तारीख को। बिल्कुल 5 दिन की। 15 तारीख को इंडिपेंडेंस डे है, तो उस दिन है ही। 16 17 की भी छुट्टी है, 18 को संडे, 19 को रक्षाबंधन है, तो 5 दिन की छुट्टी है। ठीक है। ठीक है। तो खुश। तुम लोग इतने एक्साइटेड हो, ऐसा तुम लोग को कोई घर से एकदम बांध बांध के लाता है क्या कि चलो आज पढ़ाई करने चलो? इतने खुश हो तुम लोग छुट्टी में? नहीं नहीं, शायरी रुको। भैया रुक जाओ। ये छुट्टी है। अब इसमें तुम लोग को भैया जो पिछला पूरा पढ़ा है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। ये अच्छा मौका मिल गया आपको। ठीक है। तो इसमें जो फिजिक्स में स्पेशली, भैया तुम लोग फिजिक्स में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, ध्यान रखो फिजिक्स पूरा अच्छे से एकदम रिवाइज कर लो, पूरे डीपीपीज एक एक करके सॉल्व कर लो। और मैं आप लोग को प्रैक्टिस असाइनमेंट कोशिश करूंगा कि शेयर कर दूं 5 दिन के लिए, 5 प्रैक्टिस असाइनमेंट हर एक चैप्टर के लिए, तो आप वो भी सॉल्व करिए। ठीक है। तो खूब सारी मेहनत करिए। और ये जो 5 दिन है, इनको अच्छे से यूटिलाइज करिए और बढ़िया जो है मेहनत करके आइए। फिर जब ट्यूसडे को मिले तो ऐसा लगना चाहिए कि एकदम सब रिवाइज है, सब बढ़िया है। राखी का तो उस दिन तुम्हें कौन सा काम करना? राखी बंधवा के मिठाई खा के पढ़ने बैठ जाना, क्या है? 5 मिनट का काम है। हाँ, सिलेबस। हाँ हाँ। अच्छा सुना। सिलेबस टेस्ट का चेंज होगा मेरे हिसाब से, थोड़ा सा पोर्शन कुछ ऐड हो जाएगा मेरे हिसाब से, सेंटर ऑफ मास ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो अगर नहीं भी होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि सेंटर ऑफ मास ऐड हो जाए। बोलिए। अच्छा। हाँ, बोलिए। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल 5 दिन की छुट्टियां हैं, है ना? बिल्कुल घूमने जाऊंगा। और
ठीक है, अपडेट शेयर किया जाएगा आपको घूम के आने के बाद ट्यूसडे को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बेटा? बोलिए बोलिए। ससुराल में? राखी के दिन कौन ससुराल जाता है यार? कुछ भी। राखी के दिन थोड़े जाते हैं यार ससुराल। हाँ, ससुराल दूर है यार। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, चलिए। अरे बच्चों, तो शुरू करते हैं कहानी। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। एक एक करके बोलिए। हाँ बोलिए। देखो, ये क्या तुम्हारा, ये थोड़ा सा अब कोई नहीं, कैमरा, मैंने आपको बताया कि कोई कैमरा फ्रेंडली नहीं है, तो मैं क्या उसमें करूं। ठीक है। और ये क्या है, बीवी नहीं मिलवाई, पागल हो क्या? कायदे से बोलो, मूर्ख हो क्या? और कौन अगला, क्या कुछ कुछ पूछ रहा है, बोलिए अगर कुछ और आपके पास जेन्युइन डाउट है तो। हाँ, बहन का बर्थडे है। अरे बहुत बहुत बधाई हो। बिल्कुल, आप उनको क्या बहन का नाम क्या है आपके? उनका नाम लेके मैं विश करता हूँ। मिराज। तो बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको मिराज, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और भगवान करे आपका अगला साल बहुत बढ़िया जाए। चलिए, आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों, आपके पास चार ऑप्शन है। ये अगर हम लोगों ने सवाल किया नहीं है तो आप जल्दी से बता दीजिए कौन सा इनमें से ऑप्शन सही है। चार स्टेटमेंट है और फिर उन चार स्टेटमेंट के बीच बेसिस पे ऑप्शन है चार। तो जल्दी से बता दीजिए कौन से सही है कौन से गलत है। ओके। डी। ओके, चलिए। कह रहा है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बच्चों, तो ये तो मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट डिपेंड करते हैं कि आप कहां पे ओरिजिन सेलेक्ट करते हो, पोजीशन या लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड नहीं करता है। अगला, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। बच्चों, क्या कहते हो बी ऑप्शन के बारे में? ट्रू है, ट्रू है बच्चों, ये स्टेटमेंट सही है। ये अभी हम लोगों ने बच्चों डिसाइड किया था ना कि एफ नेट बराबर एम टोटल इंटू एसीएम। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ही तो है, एफ बराबर एम ए, और सेंटर ऑफ मास पे एप्लीकेबल है। आइए अगला, इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या कहते हो बच्चों? ये सही है, क्योंकि आपको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा सेंटर ऑफ मास के स्टेट को चेंज करने के लिए, मतलब उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, उसमें एक्सेलरेशन लाने के लिए। तो ये सी स्टेटमेंट भी सही है। डी स्टेटमेंट कह रहा है इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज द स्टेट ऑफ, ये गलत है। तो इसमें जो सही आंसर होगा बच्चों, ए और डी गलत है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड डी आर रॉन्ग। तो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन दिया था, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। चलिए, अगला सवाल करते हैं इसी पे बेस्ड। बच्चों, इसका कोई आंसर बता पाए अगर? क्या लगता है बच्चों? बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? हुआ ये सॉल्व?
ये आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों इसमें, मतलब क्या सोचेंगे कि करेक्ट, कार है, इसका मास m है, tied to one end of a massless rope of length 10 meter, the other end of the rope is at the hands of a man, the entire system is on a smooth horizontal surface, मैन x बराबर 0 पे है, कार्ट x बराबर 10 पे है, मैन पुल करता है, तो कार्ट और मैन जो है वो किस पॉइंट पे मिलेंगे? तो बच्चों ये मान लीजिए कार्ट है, ठीक है, और मैन है, और रोप से कनेक्टेड है, और बेटा ये लेंथ जो है 10 मीटर है, और ये x बराबर 0 पे है, और ये x बराबर 10 पे है। तो पूछा गया है कि अगर मैन पुल करना शुरू करता है कार्ट को, तो क्या सीन होगा, कब दोनों जाके मिलेंगे? सी लग रहा है, ठीक है। बिल्कुल सही है बच्चों, कारण जो है वो सी ऑप्शन ही है, x बराबर 5 पे मिलेंगे, यानी सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगे, ठीक है। कोई इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहे कि सर x बराबर 5 पे इसलिए मिलेंगे? कोई भी आ रहा है बच्चों थॉट? x बराबर 5 पे मिलेंगे सही है, क्योंकि x बराबर 5 पे सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का। हाँ, दोनों एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगा रहे हैं, यहां तक आपकी बात सही है, फिर क्या हुआ? हाँ, ठीक है। ये बात सही है, ठीक। बच्चों ये बात बिल्कुल सही है, देखिए कभी भी जैसे यहाँ पे तो मास बराबर है, अगर अनइक्वल मास भी हो, मान लीजिए कि मैं इसका मास 2m ले लूं और इसका मास 8m ले लूं, एक समझाने के लिए, तो भी बच्चों ये सेंटर ऑफ मास पे ही मिलेंगे। कारण क्या है, देखिए इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, यानी सेंटर ऑफ मास जो है वो भी रेस्ट पे है। अब ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लग रहा है, इंटरनल फोर्सेज हैं। इंटरनल फोर्सेज वजह से सेंटर ऑफ मास के पोजीशन पे चेंज नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, ना सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेट होगा, ना उसकी पोजीशन चेंज होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो ही रहेगा। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो बच्चों जैसे मान लीजिए यहां आ गया कार्ट, तो मैन भी शिफ्ट होगा, लेकिन इस तरह से शिफ्ट होगा कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज ना हो, सेंटर ऑफ मास जो है वो यहीं पे रहे। थोड़ा कार्ट और आगे आएगा, पर्सन और आगे आएगा, लेकिन जो दोनों इस तरह से शिफ्ट होंगे कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज ना हो। अब देखिए बच्चों मिलेंगे वो सेंटर ऑफ मास पे ही, क्योंकि मान लो अगर सेंटर ऑफ मास पे नहीं मिलते हैं, मान लो कि ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, इससे थोड़ा पहले मिल जाते हैं, ये सिचुएशन है, मान लो एक समझाने के लिए कि सेंटर ऑफ मास से पहले मिल गए या सेंटर ऑफ मास के बाद मिल गए। अब मुझे बताओ बच्चों कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है कि सेंटर ऑफ मास के पहले भी नहीं मिल सकते और सेंटर ऑफ मास के बाद भी नहीं मिल सकते, ये भी नहीं पॉसिबल है, ये भी नहीं पॉसिबल है। कारण, कोई बच्चा अगर कारण बताना चाहे कि सर इस वजह से सेंटर ऑफ मास के पहले भी नहीं मिल सकते, सेंटर ऑफ मास के बाद भी नहीं मिल सकते, कारण? देखिए, ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों ने सही से एक्सप्लेनेशन दिया, मैं फिर से एक बार थोड़ा-सा ऐड कर देता हूँ कुछ पॉइंट। देखिए, ये नहीं हो सकता है, कारण उसका ये है कि अगर ये हो गया मतलब सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया ना, अगर ये दोनों इधर आ गए तो सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज नहीं हो सकता, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हो सकता, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। सेम रीजन, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास किधर मिल गए, तो नया सेंटर ऑफ मास तो यही हो गया, जहां पे दोनों बॉडीज होंगी वहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा। तो सेंटर ऑफ मास इधर भी शिफ्ट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फिक्स रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। इसलिए बच्चों सेंटर ऑफ मास में ही मिलेंगे। इस सवाल में थोड़ा सा उन्होंने कैलकुलेशन आपको आसान कर दी कि दोनों मास बराबर है, सेंटर ऑफ मास बीचों बीच वहीं पे मिल जाएंगे। अगर मास अनइक्वल होते और ये सिचुएशन दी रहती, तो आप बच्चे पहले क्या करते, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालते, जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होती पार्टिकल्स वहीं मिलते। इसी का बच्चों अलग मैं एक फॉर्म दे दूं आपको, एक यही सवाल सेम कॉन्सेप्ट, अलग थोड़ा सा फॉर्मेट दे देता हूं मैं आपको। देखिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा बच्चों। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है, इसमें चार्ज प्लस क्यू है और इसका मास मान लीजिए 2 किलो है। एक दूसरा पार्टिकल है बच्चों, इसमें माइनस चार्ज है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, या इसको Q1 Q2 चार्जेस भी अलग ले लो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 2 किलो मास और इसका मास मान लेता हूँ बच्चों 4 किलो है। इन दोनों के बीच की दूरी बच्चों मान लेते हैं 30 मीटर है।
सवाल हल नहीं करना। मैं तुमसे पूछ दूं कि इन चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया गया है, बताइए कहां पे जाकर कंबाइन होंगे, कहां पे जाकर कोलिजन हो जाएगा? क्या आंसर होगा बच्चों? सेंटर ऑफ मास पे। जो भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा ना बच्चों, वहां पे जाके कोलाइड कर जाएंगे। क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे थे, आपने रिलीज किए, बिल्कुल यही सिचुएशन जैसे ये कि इनिशियली रेस्ट पे थे, फिर एक दूसरे को खींचने लगे और फाइनली सेंटर ऑफ मास में आके मिल जाएंगे। इस तरह से बच्चों यहां पे भी है, प्लस माइनस रिलीज किए, फाइनली जाके सेंटर ऑफ मास पे मिल जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम कराया, इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपको कहीं दिखे कि दो चीजें एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगा रही हैं, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम का जीरो है, तो दोनों पार्टिकल्स आके सेंटर ऑफ मास पे मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, इसमें थोड़ा-सा इस सवाल को आप लिख लीजिए अपने नोटबुक्स में और इसमें कॉन्सेप्ट भी लिख लीजिए कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है और 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास में आके मिल जाएंगे। पूरा आप सवाल मत नोट कीजिएगा बच्चों, सिचुएशन ड्रॉ कर लीजिए और बस नोट बना के लिख लीजिएगा कि अगर 2 पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो आके सेंटर ऑफ मास पे मिल जाएंगे। हाँ, 2 ऑब्जेक्ट्स जिनमें एक्सटर्नल फोर्स 0 है, 2 ऑब्जेक्ट्स जिन पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, दो ऑब्जेक्ट्स जिन पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है और एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट्स जिसमें एक्सटर्नल फोर्स 0 है और एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो, तो वो सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगे। तो वो सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगे। बच्चों ये थोड़ा चलिए बच्चों एक और सवाल थोड़ा सा देखिए आप। मैच द कॉलम है, जो हम लोगों ने पढ़ा उसी पे बेसिस पे है। जो ऑप्शन आपको लग रहा हो। ये ऑप्शन लग रहा है। ठीक है। पहला वाला बच्चों बोला गया देखिए थोड़ा-सा इसमें आपको पता होगा, बहुत सारे बच्चों आप लोग मॉक देते रहते हो। जिनको नहीं पता है, जब भी आपको मैचिंग वाले सवाल आए ना बच्चों, तो आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है। आप ये देख लीजिए, जैसे मैं सॉल्व करूँगा तो इसमें देखो 1 को 5 से मिलाया गया, 7 में मिलाया गया और 7 में मिलाया गया, 8 में मिलाया गया। तो चलो देखते हैं। पोज़ीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, position of center of mass is 0, is non-uniform gravitational field, is independent of frame of reference, is in unif। तो बच्चों एक को 7 से मैच करना ही लॉजिकल लग रहा है ना? तो 1 से 7 को मैच करेंगे बच्चों, तो ये और ये तो गलत हो जाएगा। या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा।
तो फिर देखिए यहाँ पे 2 को 5 से मैच किया गया, 2 को 5 से, तो 2 को मत चेक करिए। 3 को 6 से मैच किया गया है, यहाँ पे 3 को 8 से मैच किया गया, तो 3 को चेक कर लीजिए। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बच्चों 3 को 8 से मैच करना चाहिए, तो 3 को 8 से मैच करना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है? तो आपको पूरा हर एक देखिए मैचिंग मैच द कॉलम में हर एक चीज़ का आंसर पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है सवाल हल करने के लिए। आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से जाइए, सबसे बेहतर रहता है। और फिर अब देख लेते हैं बच्चों और बाकी चूँकि हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास। क्या करना चाहिए बच्चों दूसरे को? इज़ 0। मोमेंट्स ऑफ मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास बच्चों 0 होता है। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी डू नॉट कोइंसाइड इन नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर पॉइंट पे अलग अलग है, तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होंगे। तो बच्चों इस तरह से इसका होगा। अच्छा बच्चों, ये सवाल मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था, आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है क्या? ये देख पाए थे आप लोग? नहीं देख पाए थे, कोई बात नहीं, करिए अभी। बच्चों सबका आना चाहिए, काफी प्रैक्टिस हुई थी कल। मोर देन वन भी सही हो सकता है बच्चों, है ना? तो आप उस हिसाब से देखिएगा। जिनका भी आ जाए आंसर बच्चों बिल्कुल बता सकते हैं आप। बाकी नहीं मैच कर रहा कोई? ही होगा। मोर देन वन नहीं लग रहा है आपको? अगर लग रहा हो मोर देन वन तो ए वाला सही है, ओके। ए और डी हो जाएगा। बाकी बच्चों भी जिनका भी आंसर आ जाए। क्या बेटा? ए और बी। बी, ए और सी। देखिए बच्चों, ए ऑप्शन तो आप सबको पिक कर लेना चाहिए। हाँ। सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लैंक एंड मैन सिस्टम रिमेन्स स्टेशनरी, बिल्कुल सही बात है बच्चों। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये स्टेशनरी रहेगा। पहला ऑप्शन एकदम सही होगा। दूसरे ऑप्शन में आप लिखेंगे एम टोटल इंटू डीएक्सीएम 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। M1 DX1, ये जो बच्चों 80 किलो है ना, मैन ऑफ मास 80 केजी, तो ये जो मैन है बच्चों 80 केजी इसका मास है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। 6 मीटर बोला गया है सवाल में। द प्लैंक इज लाइंग, द मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन द टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। तो बच्चा आपको ऐसा लिखना चाहिए 80 इंटू -6, क्योंकि लेफ्ट की तरफ जा रहा है। प्लैंक, अच्छा एक सेकंड, गड़बड़ कर दिया। हाँ, गड़बड़ कर दिया मैंने। 6 मीटर बच्चों अगर ये प्लैंक पे चलेगा तो प्लैंक भी आगे की तरफ मूव करेगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि प्लैंक बच्चों कुछ इतना मूव कर गया है आगे की तरफ, ठीक है? एक्स डिस्टेंस मूव कर गया है, ठीक है? तो अगर बच्चों प्लैंक आगे की तरफ एक्स डिस्टेंस मूव किया है, तो देखिए जो मैन चलेगा, वो चलेगा 0 बराबर 80 इंटू माइनस ऑफ 6 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, है ना? ये तो कौन चल जाएगा? मैन चल जाएगा। प्लैंक का आपने एक्स माना है, तो प्लैंक राइट की तरफ जा रहा है, तो 40 इंटू एक्स हो जाएगा। तो जब आप इसको बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप ये लिख दीजिएगा माइनस, और बच्चों ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। बोलिए बेटा। कैसे बेटा इतना लेट कैसे हो गया?
x बराबर 4। बच्चों साउथ की तरफ 4 मीटर शिफ्ट हो जाएगा, यानी जो हम लोगों ने माना वो सही है, साउथ की तरफ शिफ्ट होगा और 4 मीटर शिफ्ट होगा। तो बच्चों प्लैंक विल स्लाइड टू द साउथ बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। तो बच्चों ए और सी ऑप्शन, दो ऑप्शन हमारे आंसर आएंगे। चलिए थोड़ा सा आइडिया लेते हैं भाई, कहाँ क्या क्या। जौनपुर पाठशाला 108, कितने बच्चों का सही था जौनपुर? ठीक है। सोनीपत पाठशाला 06, सोनीपत। गुड गुड। मथुरा पाठशाला 202, गुड। हल्द्वानी पाठशाला 03, हल्द्वानी। बहुत बढ़िया। बच्चों देखिए कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, है ना? बाकी हम लोगों ने काफी इस तरह के सवाल की प्रैक्टिस करी है। आपने क्या किया था? x माइनस सिक्स कर दिया था। हाँ तो x माइनस सिक्स, लेकिन फिर आप माइनस नहीं लगाए होंगे, माइनस लगाए थे आप? देखिए माइनस लगाए थे आप? हाँ तो फिर नहीं करना चाहिए। देखिए लॉजिक उसका ये है, x माइनस सिक्स को जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि x माइनस सिक्स होगा? 6 माइनस एक्स में तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 6 मीटर वो चला, पर एक्चुअल में वो 6 मीटर जो है एक्चुअल में नहीं चल पाया होगा, क्योंकि प्लैंक भी कुछ आगे चला गया हो, तो एक्चुअल में 6 माइनस एक्स गया होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या किया था आपने? ओके, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपने इक्वेट कर दिया, ठीक है? उससे राइट, मैन अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो प्लैंक साउथ की तरफ जाएगा, सही बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल राइट। प्लैंक जितना आगे बढ़ रहा है उसमें, बोलिए क्या कह रहे हैं? देखिए जो मैन चल रहा है वो 6 मीटर अपने हिसाब से तो चलेगा। देखिए आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए प्लैंक का मैं लेंथ ही 6 मीटर ले लेता हूं, ठीक है? तो मैन यहां से चल के यहां तो आ गया, तो मैन के हिसाब से तो 6 मीटर चल गया, ठीक है? अगर आप, लेकिन जो ग्राउंड पे बंदा खड़ा है ना, उसके हिसाब से उसके पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट 6 माइनस एक्स होगा, जो ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है ना, ठीक है? अगर आप प्लैंक ये मैन से पूछेंगे तो भाई वो तो यहां से शुरू करके वो यहां खत्म ही कर रहा है, तो वो तो 6 मीटर चल गया अपने फ्रेम में, लेकिन ग्राउंड फ्रेम में वो 6 माइनस एक्स चल रहा है। शुरू उसने यहां किया है, खत्म यहां किया है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ग्राउंड के फ्रेम से ये होगा। अच्छा एक मोमेंट आप बराबर कर सकते हो बेटा, है ना? मोमेंट आप बराबर कर सकते हो, लेकिन आपको समझना, मतलब समझ में आना चाहिए। देखिए मोमेंट बराबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप 80 इंटू सिक्स माइनस एक्स कर देंगे तो बराबर 40 एक्स के हो जाएगा, ठीक है? तो वहां से मोमेंट आप बराबर कर सकते हैं, जो बच्चा कुछ कह रहे थे। लेकिन मेरे हिसाब से बच्चों आप ऐसे चले जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी और कैसे आ रहा है वो भी समझ में आएगा। आगे चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आगे। कुछ स्टेटमेंट्स है बच्चों आपके सामने। हाँ हाँ बोलिए। नहीं नहीं, काम कुछ नहीं हुआ है। हम लोगों ना जो पिछला पढ़ा था वही रिवाइज कर रहे थे, उसके कुछ सवाल किए, जैसे ये देखो ये सवाल हुए हैं अभी। हाँ, कॉन्सेप्ट कुछ भी अभी नहीं किया है, ठीक है? कॉन्सेप्ट अभी मैं कराऊंगा, पिछले सवाल ही किए हैं, ठीक है? तो शुरू में ही है, आप वो सवालों को एक बार देख लीजिएगा बस, ठीक है? हाँ बोलिए। देखिए नॉर्थ साउथ से फर्क देखिए नहीं पड़ता। जैसे मैंने इधर मान लीजिए नॉर्थ मान लिया, ठीक है? कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हम इधर नहीं नॉर्थ मानेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि ये जो पर्सन जिधर खड़ा है इधर साउथ है और इस साइड जा रहा है, हम इधर नॉर्थ मानेंगे, ठीक है? तो ये देखिए चेंज हो सकता है, आप इधर मान लीजिए साउथ, आप इधर मान लीजिए, ठीक है? तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब अगर आप इधर साउथ मान लेंगे और पर्सन इधर जा रहा है तो प्लैंक इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर से प्लैंक साउथ की तरफ ही शिफ्ट होगा। तो देखिए जो आंसर दिए हैं ना वो साउथ और नॉर्थ के टर्म्स में दिए हुए हैं, प्लस माइनस के टर्म्स में नहीं दिए। अब जैसे मैंने सॉल्व किया तो मैंने मान लिया कि मैन जो है साउथ में इधर खड़ा नॉर्थ की तरफ आ रहा है, तो अगर मैन नॉर्थ की तरफ आ रहा है तो प्लैंक इधर जाता हुआ मैंने मान लिया। जब मैंने इधर जाता हुआ मान लिया एक्स, तो मेरा एक्स आ गया पॉजिटिव 4 मीटर। मतलब पॉजिटिव 4 मीटर का मतलब क्या हो गया कि राइट की तरफ जाएगा, साउथ की तरफ जाएगा 4 मीटर, ठीक है?
बच्चों मैं कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ रहा हूं, आप बस बता देना कि सही है या गलत है। देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ट्रू है फॉल्स है? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, हाँ, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब बच्चों एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लग रहा है, एफ एक्सटर्नल इज जीरो। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब एफ एक्सटर्नल इज जीरो। और बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हो जाए तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इट रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, कंजर्व रहता है लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो ये बच्चों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट देखिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम is independent of frame of reference though linear momentum depends on the frame of reference। मैं इसको थोड़ा समझाता हूं बच्चों, स्टेटमेंट एब्सोल्युटली सही है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं क्योंकि इस पे हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया है। देखिए, लीनियर मोमेंटम किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कंजर्व रहेगा प्रोवाइडेड कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सिस्टम में। ठीक है, तो अगर इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, किसी भी फ्रेम से आप देख रहे हैं लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं। मैं एग्जांपल के लिए समझाता हूं। मान लीजिए बच्चों ऐसा कोई आपका पास सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है। दोनों इनिशियली रेस्ट पे थे, आपने रिलीज कर दिया, अब ये मूव करने लगे एक दूसरे की तरफ। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम जीरो था, अब ये चार्जेस जैसे एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे लीनियर मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, लीनियर मोमेंटम हमेशा ही जीरो रहेगा, थ्रू आउट द मोशन जीरो रहेगा लीनियर मोमेंटम। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप इसको, इस सिस्टम को मान लीजिए मैं एक ऐसे फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा हूं जो कि आगे की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है, तो इस फ्रेम से भी देखेंगे तो इनका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो बच्चों इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि लीनियर मोमेंटम आप किस फ्रेम से देख रहे हैं इस चीज पे डिपेंड नहीं करता, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा वैलिड है। हालांकि अगर आप देखोगे तो इस फ्रेम से इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कुछ और होगा। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो इसका लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कुछ और होगा। लेकिन इस फ्रेम से भी देखने, मान लीजिए इस फ्रेम से देखा मैंने, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एक समझाने के लिए ले रहा हूं कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आ गया 100 यूनिट। इस फ्रेम से देखना ग्राउंड फ्रेम से, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है जीरो। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये चार्ज पार्टिकल्स स्पीड गेन करते जाएंगे, लेकिन इस फ्रेम से देखेंगे तो हमेशा लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 100 ही रहेगा। ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे भले ही वो कितना स्पीड गेन करते जाएं, इनका लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जीरो ही रहेगा। तो बच्चों इसको मैंने नहीं लिखवाया है, ये पॉइंट आप जरा लिखिए, नोट कर लीजिए इसको। हेलो, हाँ, मैं कह रहा था कि आप जैसे ग्राउंड फ्रेम से देखें, है ना, जैसे मान लीजिए दो चार्ज पार्टिकल हैं, पहले रेस्ट पे थे, आपने रिलीज कर दिए, अब एक दूसरे की तरफ मूव करने लगे। तो मैं आपसे पूछूं ग्राउंड फ्रेम में बताओ कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना रहेगा? तो जीरो रहेगा थ्रू आउट, चार्ज पार्टिकल कितनी भी स्पीड गेन कर ले हमेशा जीरो रहेगा। कारण ये है कि पहले भी जीरो था, बाद में जीरो था, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तो थ्रू आउट जीरो रहेगा लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब इसी सिस्टम को कोई एक ऑब्जर्वर है जो आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ
फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा है और वो देखता है, तो उसके हिसाब से उसको लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 100 यूनिट दिखता है, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो भले ही चार्ज पार्टिकल कितनी स्पीड से एक दूसरे की तरफ आए, इस फ्रेम में हमेशा 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड रहेगा। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फ्रेम पे तो डिपेंड करता है। ग्राउंड फ्रेम से देखिए तो 0 है, इस वाले फ्रेम से देखिए तो 100 है, लेकिन इस फ्रेम से देखिए तो भी चेंज नहीं हो रहा है, हमेशा 0 है। इस फ्रेम से देखिए तो भी नहीं चेंज हो रहा है, हमेशा 100 है। इसीलिए कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रही है। इस फ्रेम से 100 है और ग्राउंड फ्रेम से 0 है, लेकिन कंजर्व है। हाँ, नहीं नहीं, इसका ये मतलब है कि अगर सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0 है, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, तो आप ग्राउंड फ्रेम से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ या एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, उन दोनों फ्रेम से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, प्रोवाइडेड एक्सटर्नल फोर्सेस 0 हो। अब अगली लाइन का क्या मतलब है? लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहने का मतलब है आप ग्राउंड फ्रेम से निकाल रहे हैं तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 0 आ रहा है, इस मूविंग फ्रेम से निकाल रहे हैं तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 100 आ रहा है। तो लीनियर मोमेंटम फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इस फ्रेम से देखेंगे तो हमेशा 100 है, इस फ्रेम से देखेंगे तो हमेशा 0 है। तो लीनियर मोमेंटम की वैल्यूज तो चेंज हो गई हैं फ्रेम चेंज करने पे, लेकिन कंजर्वेशन अभी भी वैलिड है। ये हमेशा 0 है इस ग्राउंड फ्रेम से और मूवेबल फ्रेम से हमेशा 100 है। बैक स्लाइड। ये वैसे मैंने लिखवा रखा है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व है। ये लिखा रखा है बच्चा आपकी स्लाइड में, मैंने नोट्स बनवा के। अम, अब बच्चों एक थोड़ा सा और एक नया स्टेटमेंट देखते हैं। ये भी हम लोगों ने नहीं किया है, मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सवाल मतलब स्टेटमेंट है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल। क्या कहना चाहता है बच्चों, मैं थोड़ा आपको समझा। जैसे मान लीजिए दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। कुछ भी ले लेते हैं, मास मान लीजिए m1 ले लेते हैं और इसका मास m2 ले लेते हैं। और बच्चों ये इनिशियली रेस्ट पे थे दोनों, इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बच्चों 0 है। अब आपने इनको रिलीज किया, रिलीज करेंगे बच्चों म्यूचुअल अट्रैक्शन लगेगा, एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फाइनल मोमेंटम बच्चों अगर लिखना चाहूं किसी मोमेंट पे, मान लीजिए थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो गई अट्रैक्शन की वजह से और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, तो बच्चों आप लिख सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2, ये फाइनल मोमेंटम हो गया। अब चूंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बच्चों, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर होंगे, तो हम लोग ये लिख सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर 0। अब ये न्यूटन थर्ड लॉ कैसे बनता है बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, m1 v1 प्लस m2 v2। अब न्यूटन थर्ड लॉ कैसे बनेगा बच्चों, इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मास कांस्टेंट है, ये बन जाएगा dv1 बाई dt, और यहाँ पे मास कांस्टेंट है, ये बन जाएगा dv2 बाई dt, ठीक है, बराबर 0। तो ये देखिए dv1 बाई dt बन जाएगा a1, ये बन जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2 बराबर 0। तो m1 बच्चों a1 हो गया, फोर्स एक्टिंग ऑन 1, m2 a2 हो गया बच्चों, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 बराबर 0। ये बन जाएगा बच्चों F1 बराबर माइनस ऑफ F2। यही बच्चों न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आप देखें तो दो पार्टिकल्स के लिए जो मोमेंटम कंजर्वेशन है, उससे आप न्यूटन थर्ड लॉ को डिराइव कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, ये थोड़ा सा डेरिवेशन लिख लीजिए। बोलिए बोलिए। अच्छा अच्छा, मुरादाबाद पाठशाला। तो एक सेकंड, एक सेकंड।
ठीक। लिखिए बच्चों जल्दी। बच्चों अगला स्टेटमेंट लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी लिखिए नहीं, आप पहले समझ लिए क्या कह रहा है। दिस लॉ इज यूनिवर्सल। लॉ यूनिवर्सल है मतलब बच्चों इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है ना? हर जगह वैलिड है ये लॉ। तो बोला गया दिस लॉ इज यूनिवर्सल दैट इज इट अप्लाइज टू मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब कि बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो गया जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, कोलिजन हो गया जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये मैन प्लैंक प्रॉब्लम में जो पढ़ा। मैक्रोस्कोपिक जो हम लोग आसपास के दुनिया में देखते हैं वो मैक्रोस्कोपिक हो गया। माइक्रोस्कोपिक हो गया जो एटॉमिक लेवल पे हो रहा है। तो मैक्रोस्कोपिक यानी आसपास की दुनिया में जो हम लोग देखते हैं फिजिकल बॉडीज जो ऑब्जर्व करते हैं वहां पे भी वैलिड है, एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम मतलब बच्चों जैसे दो एटम्स है ना? या मान लीजिए एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का सिस्टम ले लीजिए, है ना? बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स, बहुत माइन्यूट, है ना? और उनके बीच की दूरी कुछ मैं ले लेता हूं 10 माइक्रोमीटर या कुछ ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि इतनी छोटी डिस्टेंस में मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड नहीं रहेगा। यहां पे भी मोमेंटम कंजर्वेशन वैसे ही काम करेगा जैसे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए लगता है। तो एटॉमिक लेवल पे यानी मॉलिक्यूल्स के लेवल पे भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम काम करेगा। तो लिख लीजिए बच्चों स्टेटमेंट। लॉ इज यूनिवर्सल, अप्लाइज फॉर मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक। हाँ हाँ बोलिए बेटा। ओके ओके, ये लिख लीजिए आप, फिर लगाते हैं। बच्चों ये डन है, ये नोटेड है, सबका हो गया। लॉ इज यूनिवर्सल, एक्ट्स फॉर मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक बोथ। चलिए बच्चों अगला स्टेटमेंट थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुनिएगा। बच्चों देखिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट, मैं पहले समझा दूं उसके बाद आप नोट करिएगा, ठीक है? नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या कहना चाहता है। कह रहा है टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन सेंट्रोइडल फ्रेम इज जीरो। अब ये समझने की जरूरत है बच्चों सेंट्रोइडल फ्रेम क्या होता है। तो सेंटर ऑफ मास का जो फ्रेम होता है बच्चों, फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सेंट्रोइडल फ्रेम। तो इसमें कहा जा रहा है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज जीरो, दैट इज m1 v1 plus m2 v2 and so on up to mn vn is equal to जीरो। कहने का क्या मतलब बच्चों थोड़ा सा देखिए आप। जैसे मान लीजिए बच्चों मैं आपको इसे लिखूं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होता है, तो आप सभी बोलेंगे सर ये m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन इट इज इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाय, मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन जितने भी पार्टिकल्स है डिवाइड बाय टोटल मास यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। अब हमें बच्चों सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाना है, यानी सारी चीजें सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे देखिए बच्चों, फिर हम ऐसा लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये तो बच्चों क्या है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में।
तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो ऑन सो फोर्थ। तो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखाना है तो हर चीज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखिए और डिवाइड बाय टोटल मास कर दीजिए। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना है बच्चों, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, जरा ध्यान से सुनिएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको लिखना है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इट विल बी इक्वल टू m1 v1 with respect to center of mass plus m2 v2 with respect to center of mass plus m3 v3 with respect to center of mass and so on so forth divided by total mass of the system यानी m1 plus 2 plus m3। ठीक है बच्चों, अगर किसी को क्लिक हो रहा हो तो मुझे बता देना। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? सेंटर ऑफ मास की स्पीड सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में 0। ये बच्चों क्लियर है ना सबको? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, हाँ, तो ये बच्चों 0 हो जाएगा। तो ये m1 प्लस m2 प्लस m3, चूंकि ये चीज पूरी 0 हो गई, इधर मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगी। तो देखिए राइट साइड क्या बचेगा, m1 v1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस m2 v2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस m3 v3 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड सो ऑन। अब बच्चों m1 v1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, देखिए जरा मैं इसको लिख रहा हूं, m1 v1, तो ये बच्चा बन जाएगा लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस m2 v2c, मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड सो ऑन। यानी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, बच्चों ध्यान सुनिएगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज ऑलवेज 0। यही स्टेटमेंट है। देखिए टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज 0। मतलब आप पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लीनियर मोमेंटम निकालिए, हमेशा 0 आएगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं है बच्चों कि पहले रेस्ट में होना चाहिए, पहले मूव नहीं करना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स 0 होने चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स नॉन 0, कुछ मतलब नहीं है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स आप निकालिएगा, हमेशा 0 आएगा विदाउट एनी, कोई इसमें कंडीशन नहीं कि एफ एक्सटर्नल 0, एफ इंटरनल, ये वो कुछ कंडीशन नहीं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ के पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम निकालिएगा, उसका वेक्टर सम करिएगा, हमेशा 0 मिलेगा। स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया बच्चों आप सभी को? नोट करिए और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक, जो लिख लेना तो बता देना थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है? आप बहुत जल्दी लिख लेते हो बेटा, क्या नाम है आपका? एकदम डॉट, हाँ हाँ हाँ। अनुष्का जी, आप डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग में तो नहीं लिखते हैं ना? ठीक है, गुड, अच्छा है। जितना जल्दी आप लिख लेंगे उतना बेहतर, उतना समय हमारे पास बच जाएगा प्रैक्टिस की। ठीक। अगला स्टेटमेंट बच्चों, स्टेटमेंट क्या है, अगला सवाल है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ये जितने स्टेटमेंट्स मैंने अभी आपको लिखवाए हैं, हाँ लिखिए 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 लिखिए। बच्चों ये स्टेटमेंट्स जो अभी हम लोगों ने लिखे हैं, आप इनको प्लीज टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिएगा। अगर थ्योरेटिकल सवाल आएगा तो ऐसे ही आपको कोई स्टेटमेंट बना के देगा। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत बढ़िया ऑब्जर्व किया आपने। मतलब P1 विद रिस्पेक्ट टू C इज नॉन जीरो, P2 विद रिस्पेक्ट टू C नॉन जीरो, लेकिन जब सब कुछ जोड़ दोगे तो 0 हो जाएगा।
बच्चों आइए एक सवाल कर लेते हैं। ठीक, देखिए बच्चों आंसर बताइए। ऑप्शन सी, बी, सी, बी, सी और बी में दो है। ओके, ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, मैं एक एक करके पूछता हूं, जरा आप अपने विचार व्यक्त करिएगा। ऑप्शन ए, कितने बच्चों को लग रहा है ऑप्शन ए? हाथ उठा दीजिए बच्चों एक बार, तो मुझे थोड़ा आइडिया लगे कितने बच्चे सोच पा रहे हैं ऑप्शन ए। बहुत कम बच्चों ने। ठीक, बी ऑप्शन बच्चों कितने सोच पा रहे हैं? बी फॉर बलिया, कितने बच्चे सोच पा रहे हैं बी फॉर बलिया? ठीक है, कुछ बलिया सोच पा रहे हैं। सी फॉर कैलकाटा, कितने बच्चे कैलकाटा सोच पा रहे हैं? काफी सारे। डी फॉर देवरिया, देवरिया कितने बच्चे सोच पा रहे हैं भैया? देवरिया कुछ लोग हैं। चलिए आइए बच्चों, कह रहा है एक्सटर्नल। हाँ बेटा। इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम हैव जीरो रिजल्टेंट, कह रहा है कि सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बच्चों, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। जैसे आपने बच्चों ये स्टेटमेंट पढ़ा, तो आप इससे क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं? मैं कुछ लिखता हूं, चीजें जरा ध्यान से सुनिएगा। एसीएम जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो एसीएम। कंफ्यूजन है बच्चों इसमें, एसीएम जीरो नॉन जीरो, अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो। ये बच्चों बोलना पड़ेगा, ये तो मैं जब तक आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा आगे। एफ एक्सटर्नल अगर जीरो है तो एसीएम के बारे में क्या कहेंगे आप? जीरो नॉन जीरो? बच्चों अच्छा अटक गए थे क्या? वापस आ गए? हाँ चलिए। तो एफ, एक सेकंड मुझे। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। हाँ हाँ, एक सेकंड बच्चों मुझे चेक करने दीजिए थोड़ा सा मेरा नेट स्पीड। अटक गए? रुक- अभी अभी शुरू हुआ है बच्चों या पहले से हो रहा था ये, मतलब अभी हुआ है ना? ठीक। हाँ हाँ, मैं थोड़ा चेक कर रहा हूँ कि क्या समस्या हो गई। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा इसमें इंटरनेट स्पीड मेरी थोड़ा सा लैग हो, मतलब मेरे इधर दिखा रहा है कि इंटरनेट स्पीड थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो अम, एक सेकंड वेट करते हैं फिर शुरू कर। नहीं नहीं, बीएसएनएल नहीं है। अरे अरे, तुम लोग
ए भाई तुम लोग शुरू हो जाते हो, बदमाशी नहीं किया करो यार। हाँ, आ रही आवाज अब? हाँ बेटा बोलिए। हाँ, मैं दिख जाऊंगा, अब दिख रहा हूँ, लैग वैग तो नहीं हो रहा अब? ठीक। हाँ तुम। ठीक। आप लोग क्या सब दिख रहा है ना सही से? आ जाइए बच्चों, इस सवाल को डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक 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 ठीक। और ऐसे बच्चों, इंटरनेट क्या रहता है कि कभी कभार इश्यू हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा ऐसे वो मत किया करो, है ना, एक दूसरे पे कमेंट वमेंट नहीं। तुम लोग बहुत प्यारे बच्चों यार, तुम लोग देखो इधर। एफ एक्सटर्नल अगर जीरो है तो एसीएम पे बेटा, एसीएम कितना हो जाएगा अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो? जीरो। अच्छा, एसीएम जीरो, तो वीसीएम पे क्या कमेंट करेंगे बच्चों? वीसीएम क्या हो सकता है अगर? कांस्टेंट। वीसीएम कांस्टेंट। ठीक है। अगर वीसीएम कांस्टेंट बच्चों, तो डेल्टा एक्सीएम पे आप क्या पोजीशन मतलब चेंज होगी, या पोजीशन चेंज सेंटर ऑफ मास की नहीं होगी? नहीं होगी चेंज पोजीशन। देखिए, तो मैं थोड़ा सा इसमें बच्चों चर्चा कर देता हूं, ध्यान से देखिए। यही एक सवाल है जिसमें हो सकता था कंफ्यूजन हो। देखिए, एफ एक्सटर्नल जीरो, इसका मतलब है एसीएम जीरो, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एसीएम जीरो का मतलब बच्चों वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट का मतलब बच्चों ये जीरो कांस्टेंट, जीरो भी हो सकता है, कांस्टेंट 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, इनमें से कुछ भी। कहां पे? मैंने मुरादाबाद पाठशाला का डाला, अभी आप आपके सीआई नहीं आए हैं? ठीक। तो हाँ, वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा बच्चों। तो कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है, 0, 5, 10, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए बच्चों जीरो हुई, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, कुछ स्पीड ही नहीं है, तो वेलोसिटी एट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर कुछ स्पीड है, मान लीजिए 5 है या 10 है, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होगा। कहने का क्या मतलब है बच्चों, कि अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है, तो आप एक चीज गारंटी से कह सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। ठीक है। लेकिन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में बच्चों आप कमेंट कर सकते हैं केवल इतना कि ये कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट होने के बाद कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। इसका मतलब बच्चों पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज भी हो सकती है, और हो सकता है कि चेंज ना हो। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। बच्चों मान लीजिए कि एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, दोनों इनिशियली रेस्ट पे हैं। ठीक है, इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं, आपने रिलीज किया, थोड़ी देर के बाद बच्चों इसके पास इधर की तरफ स्पीड हो गई, इसके पास इधर की तरफ स्पीड हो गई। अब मैं आपसे पूछूं कि इस केस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, तो इस केस में बच्चों वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो रहेगा, और वो हमेशा ही जीरो रहेगा क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होगा कि नहीं होगा, तो यहां पे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल स्पीड ऑफ द सिस्टम जीरो है। यहां पे नहीं चेंज होगा अगर इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं। एक और एग्जांपल बच्चों, मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, दो ब्लॉक आपने अटैच कर रखे हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से। ठीक है, इस तरह से दो ब्लॉक अटैच रखे हैं और कंप्रेस कर दिए हैं, दोनों को कंप्रेस करा है। और मान लीजिए बच्चों कंप्रेस करके आपने इनको थ्रेड से बांध दिया है ऐसा। ठीक है, ऐसे करके थ्रेड से आप इनको बांध दिया है, आपने इनको थ्रेड से बांध दिया है, और थ्रेड से बांध करके ये जो कंप्रेस्ड ब्लॉक है इनको राइट की तरफ फेंक दिया है, आगे की तरफ फेंक दिया है। मान लीजिए आगे की तरफ इसको 10 मीटर पर सेकंड से आपने फेंक दिया है, और जब ये आगे जा रहे थे, बीच में आपने क्या किया कि ये रिमूव कर दिया है, ये जो थ्रेड है ये कट गया है ना, ये थ्रेड आपने हटा दिया, जो जिस चीज से बांधा था वो ब्रेक हो गया, वो टूट गया, वो हट गया। तो क्या होगा बच्चों, ये ब्लॉक्स जो है आगे भी जाएंगे और ऑसिलेट भी करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है बच्चों, ये आगे की तरफ भी जाएगा और ऑसिलेट भी करेगा। तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होगा। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा 10 रहेगी, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होगा। अब आते हैं इस सवाल पे, कह रहा है एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम हैज जीरो रिजल्टेंट, देन सेंटर ऑफ मास मे मूव बट नॉट एक्सेलरेट। ये सही आंसर है बच्चों। मे एक्सेलरेट ये तो गलत ही हो गया। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा जीरो होगा 100%। मस्ट नॉट मूव ये भी गलत हो गया। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मूव भी कर सकता है, और नहीं भी मूव कर सकता है, और मूव भी कर सकता है।
नहीं मूव करेगा। अगर इनिशियली रेस्ट पे है, ये सिचुएशन है तो नहीं मूव करेगा। अगर आपने जैसे ये वाली सिचुएशन है, यहाँ पे आपने स्प्रिंग पूरे ब्लॉक को अच्छे से बांधा और फिर राइट की तरफ फेंक दिया तो मूव कर जाएगा। तो मस्ट नॉट मूव ये गलत है, नन ऑफ द अबव तो गलत ही हो गया बच्चों, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मे नॉट मूव, मे मूव बट नॉट एक्सेलरेट। बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर सही बताया था। जिन्होंने सोच लिया बहुत बढ़िया बात है, जो लोग नहीं सोच पाए, नहीं लिख पाए बच्चों, ये सवाल लिखिए और इसका आंसर लिखिए, और कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। बच्चों सवाल लिखिए, आंसर लिखिए, एक्सप्लेनेशन लिखिए। ठीक ठीक। जो लोग लिख चुके हैं बच्चों, ठीक है ठीक है, जो लोग लिख चुके हैं वो अगली हेडिंग डाल दीजिए, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। ये एक्सप्लोजन क्या बेटा? ठीक ठीक, देखिए अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो एसीएम जीरो रहेगा 100%। एसीएम जीरो का मतलब हो गया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगी तो कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है 0 होके कांस्टेंट रह जाए, या 5 होके कांस्टेंट रह जाए, या 10 होके कांस्टेंट रहे। अगर 0 है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और कांस्टेंट रहती है, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा? जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया ये वाला कि दो चार्ज पार्टिकल पहले रेस्ट में आपने छोड़ दिया तो एक दूसरे की तरफ मूव कर जाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, दोनों पहले चूंकि रेस्ट पे थे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ जीरो रहेगा, क्योंकि दोनों इनिशियली रेस्ट पे थे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कभी चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कभी चेंज नहीं होगा तो पोजीशन जो है वो भी कभी चेंज नहीं होगी सेंटर ऑफ मास की। तो अगर पहले रेस्ट पे है पार्टिकल और एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगी। इस वाले में क्या किया आपने? कॉम्प्रेस करके स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को राइट की तरफ फेंक दिया। अब यहां पे जब आप थ्रेड हटा दोगे तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, पर यहां पे सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 10 मीटर पर सेकेंड है, तो यहां पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, तो जहां पे इनिशियली पार्टिकल्स रेस्ट पे हैं वहां पे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगी। जहां पे इनिशियली पार्टिकल्स के पास स्पीड है वहां पे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होगा। तो यहां पे भी एफ एक्सटर्नल जीरो है, पर यहां पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है। यहां पे भी एफ एक्सटर्नल जीरो है, लेकिन यहां पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हो। तो एफ एक्सटर्नल जीरो होगा तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों केसेस पॉसिबल है। फिर से बोलिए बेटा, अगर एफ एक्सटर्नल नहीं अप्लाई हो रहा है फिर? हाँ, मतलब एफ एक्सटर्नल नहीं, ये सारी चीज हम लोग किसके लिए डिस्कशन कर रहे हैं? एफ एक्सटर्नल जीरो के लिए तो कर रहे हैं ना। तो अगर नहीं लग रहा है तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा है सब कुछ वैलिड है। अगर एफ एक्सटर्नल होगा तो फिर एसीएम नॉन जीरो हो जाएगा, फिर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर जाएगा। चलिए, तो जो हम लोग को अब एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब पढ़ना है एट रेस्ट, बहुत सारा मतलब सवाल आता है इस पे, बहुत स्पेशल केस है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। इसमें भी बच्चों दो सिनेरियो पढ़ने हैं, तो एक एक करके दोनों सिनेरियोस को कवर करने की कोशिश करें। पहले थ्योरेटिकल पॉइंट इसका देखते हैं, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब एट रेस्ट। मतलब बच्चों ये मान लीजिए कि कोई बॉम्ब है ना, और वो रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा। बोलिए बेटा। नहीं नहीं, ये वाला आपको कराया, ये सवाल कराया आपको, ये थे आप इस सवाल में? हाँ बस यही कराए, हाँ बस यही कराए। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, प्लीज जो लोग भी इधर उधर थोड़ा सा भटक रहे हैं प्लीज आ जाइए, फोकस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब एट रेस्ट। तो मान लीजिए बच्चों कोई बॉम्ब है और वो रेस्ट पे है और इसमें एक्सप्लोजन होता है। अब एक्सप्लोजन का कारण आप समझिए थोड़ा सा। अगर एक्सप्लोजन हो रहा है तो उसका कारण है बच्चों इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, उसका कारण है इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस कैसे? देखिए बच्चों, कुछ इसमें अंदर एक्सप्लोसिव मटेरियल होगा, कुछ बारूद कुछ होगा, उसमें केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस एनर्जी की वजह से बॉम्ब बस्ट कर जाएगा और इसके जो पीसेस हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे। तो इस बॉम्ब के एक्सप्लोजन का जो रीजन है वो इंटरनल फोर्सेस हैं। ठीक है,
इंटरनल फोर्सेस है मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस कुछ एक्ट नहीं कर रहे हैं। और बच्चों आप सबको पता है कि केवल अगर इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो बच्चों आप सारे जानते हो कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इट विल रिमेन कंजर्व, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अब इसमें बच्चों जितने भी पीसेस में ये टूट जाए, है ना, एक पीसेस में, दो पीसेस में, तीन पीसेस, एक पीस तो मतलब वही नहीं हुआ, दो पीसेस या तीन पीसेस में टूट जाए, जनरली आपको सवाल मिलेंगे दो पीस या तीन पीस के, तो दो पीसेस को अलग से हम लोग डील करेंगे, तीन पीसेस के लिए अलग से करेंगे। तो मान लीजिए बच्चों ये टूट जाता है और इसके दो पार्ट हो जाते हैं, ठीक है, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, ठीक है। और मान लीजिए बच्चों आप मासेज मान लीजिए कुछ, इसका m1 मान लेते हैं, इसका m2 मान लेते हैं, ये v2 से जा रहा है और ये मान लीजिए बच्चों v1 से जा रहा है। तो देखिए लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट। अब इनिशियली अगर रेस्ट पे था बच्चों, तो आपको ये कहने में कोई संदेह नहीं है कि इनिशियली रेस्ट पे है, तो फाइनल भी बच्चों लीनियर मोमेंटम जीरो ही होगा। और आप फाइनल लीनियर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, आप ऐसा लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इट विल बी इक्वल टू जीरो। तो एक इक्वेशन बच्चों आपकी ये बन जाएगी m1 v1 प्लस m2 v2। तो जनरली सवालों में आपको जैसे चार क्वांटिटी इसमें इन्वॉल्व है, m1 v1 m2 v2, इस चार में से तीन क्वांटिटी आपको दे देंगे, m1 v1 दे देगा, m2 दे देगा, या तो m2 v2 दे देगा और v1 दे देगा, m1 पूछ लेगा। इन चार में से कोई भी तीन देके एक पूछ लेगा, तो एक ये हो जाएगा। कई बार बच्चों काइनेटिक एनर्जी पे सवाल आ जाते हैं। लैग हो गए फिर से। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक, नोटेड है बेटा। वाह, हाँ ये थोड़ा सा बच्चों आज इंटरनेट का मेरे एंड पे इशू है, बिल्कुल है, तो हो जाए तो आप बता दिया करिए, वापस से हम लोग रिपीट कर देंगे उस चीज को, ठीक है। चलिए, यहां तक थे बच्चों आप सारे कि एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्सेस के कारण होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा। इसलिए अगर इनिशियली बॉम्ब रेस्ट पे था, तो फाइनली मोमेंटम भी जीरो होगा, और फाइनल मोमेंटम पार्टिकल्स के आप लिख दोगे m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर जीरो। मैं ये बता रहा था आपको बच्चों कि चार क्वांटिटीज हैं, m1 v1 m2 v2, इन चार में से कोई तीन दे देगा, चौथे के बारे में पूछ लेगा, आप सीधा इक्वेशन लगाइए, आंसर पाइए। एक अलग कैटेगरी के सवाल बनते हैं बच्चों, उनमें काइनेटिक एनर्जी पे कमेंट करने को बोल देगा, कि आपको बोल देगा कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी इन एक्सप्लोजन, कि एक्सप्लोजन की वजह से काइनेटिक एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई। तो बच्चों इसका आंसर देखिए, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन एक्सप्लोजन बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बच्चों देखिए इनिशियल तो जीरो है, बॉम्ब रेस्ट पे था, कोई स्पीड ही नहीं थी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बच्चों पी स्क्वायर अपॉन 2m1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2m2। अब बच्चों देखिए, जो इस वाले ब्लॉक, इस वाले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम होगा, जो इस वाले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा, वही इस वाले पार्टिकल की लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होना पड़ेगा। कारण ये है कि जैसे एक्सप्लोजन होगा दो पार्ट में, तो जितना लीनियर मोमेंटम ये लेके राइट की तरफ जाएगा, उतना ही मोमेंटम लेके ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो दोनों के लीनियर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। अगर दोनों लीनियर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो एक्सप्लोजन में निकलेगी, उसकी वैल्यू होगी पी स्क्वायर बाई टू m1 प्लस पी स्क्वायर बाई टू m2। ठीक है, तो आप यहां से काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन निकाल सकते हैं बच्चों। आप पी स्क्वायर बाई टू कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर 1/m1 प्लस 1/m2। अब इसमें बहुत सारे वेरिएशन बन जाते हैं बच्चों, एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप पहले नोट कर लीजिए, ये पी फाइनल बराबर इतना, और काइनेटिक एनर्जी जो एक्सप्लोजन में जो एनर्जी जनरेट होगी उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। बोलिए बेटा। हाँ, इसीलिए मैंने ऊपर वेक्टर लगाया बेटा, ये देखिए, ये वेक्टर लगा है, इस साइन के साथ आपको रखना पड़ेगा। उसमें तो मैग्नीट्यूड है ना बेटा, पी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस कुछ भी रखेंगे तो अल्टीमेटली स्क्वायर ही हो जाएगा ना। ठीक है, अब बच्चों कुछ सवाल करेंगे। दो पार्टिकल मतलब अगर बॉम्ब दो पार्ट्स में टूटता है तो कैसे सवाल बनते हैं, देखिए थोड़ा लगा दूं बच्चों, सवाल लगा दूं ना। ठीक है, लिखिए 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 लिखिए, आराम से लिखिए।
है। लिख लिया बच्चों सबने? देखिए ये सवाल करते हैं इसी पे एक। ठीक ठीक, आइए बच्चों सवाल करते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। ओके। और बच्चों का आंसर आया बेटा? रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, बी ऑप्शन है। चलिए बच्चों आ जाइए, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं बेटा इस सवाल का। पहले मैं थोड़ा सा बच्चों आपको एक पूरा प्रॉपर मेथड से बताऊंगा, फिर एक थोड़ा आसान वाला तरीका सीखेंगे। कह रहा है कि 7 किलो का बॉम्ब है, वो एक्सप्लोड हो जाता है। मास ऑफ ए इज 3 kg, मास ऑफ बी इज 4 kg। आफ्टर एक्सप्लोजन बी मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ बी 2 है बच्चों, तो आप लिख सकते हो लीनियर मोमेंटम फाइनल जो है वो 0 रहना चाहिए, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था और एक्सप्लोड हो जाता है। तो 4 है बी की स्पीड, और बी की स्पीड 2 है और 4 उसका मास है, तो 4 इंटू 2 लिख देते हैं, प्लस बाकी उसका 3 और इंटू वेलोसिटी ऑफ 3 को वी ए मान लेते हैं बराबर 0। बच्चों यहाँ से वी ए की वैल्यू आ जाएगी 8/3। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अगर आप बी निकालोगे बच्चों, आप लिखोगे हाफ मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर। तो मास ऑफ बी 4 है और वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर कर देंगे तो बच्चों 4 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए निकालेंगे तो हाफ मास ऑफ ए 3 है और वेलोसिटी का स्क्वायर कर देंगे तो बच्चों 8/3 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर रेशियो ले लेंगे। तो हाफ से हाफ कैंसिल कर दीजिए बच्चों, ऊपर बच जाएगा 16, नीचे बच जाएगा कितना तुम्हारे पास 3 बचेगा बच्चों, 64 डिवाइडेड बाई 3, है ना, 64 डिवाइडेड बाई 3, तो 16 और 4, तो बच्चों 3:4। तो मैंने किसका किसका रेशियो निकाला, B:A का निकाला। इन्होंने किसका पूछा, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी A to B, तो A to B बच्चों 4/3 आ जाएगा। ये तो हो गया पूरा तरीका बच्चों, इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते थे, मतलब प्रॉपर तरीके से ऐसे। हाँ हाँ वही मैं बताने वाला था। एक और तरीका बच्चों, जैसे ये कह रहे थे, आप बच्चे बताएंगे थोड़ा सा आपने कैसे सोचा, फिर कैसे सोचा आपने बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए काइनेटिक एनर्जी बच्चों बोला जाता है p²/2m। अब देखिए जो जितना लीनियर मोमेंटम, जैसे पहले रेस्ट पे था, ठीक है, एक्सप्लोजन से पहले एक्सप्लोजन हुआ, कुछ हिस्सा बच्चों इसका लेफ्ट साइड मान लीजिए मूव कर गया कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा इसका बच्चों राइट साइड मूव कर गया, ठीक है। तो इस साइड का जो लीनियर मोमेंटम है वो इस साइड के लीनियर मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, तभी दोनों मिलके 0 कर पाएंगे। यानी जो इसके मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, वही इसके मोमेंटम का भी मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, बोलिए। हाँ, मैं थोड़ा-सा ये तरीका आपको बता दूँ, फिर से समझा दूँगा, ठीक है? आप थोड़ा-सा अभी सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट। तो जो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू इसकी, वही लीनियर मोमेंटम की वैल्यू इसकी। इसका मतलब p वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों 1/m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है, ठीक है? तो अब जैसे Ka/Kb पूछ दिया इन्होंने सवाल में कि Ka/Kb बता दो, तो बच्चों आप इसको सीधा लिख सकते हैं Mb/Ma। तो एमबी की वैल्यू बच्चों कितनी है, एमबी की वैल्यू है 4 और एमए की वैल्यू बच्चों 3, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 4/3। तो ये दूसरा तरीका है। तो ये तो प्रॉपर मेथड से आप चले गए, और ये थोड़ा सा अच्छा तरीका है बच्चों, क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला बच्चों आप तरीका नोट कर लीजिए। अच्छा, इसमें किसी को डाउट है? के बी देखिए, हाफ एम वीबी का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ बी देखिए 2 था ना, तो 2 का स्क्वायर 4। केबी को मैंने देखिए कैसे लिखा है, हाफ मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर। हाफ मास ऑफ बी 4 है, वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा। के हाफ मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर करेंगे तो 8/3 का स्क्वायर।
मुरादाबाद पाठशाला। अगला सवाल करें बच्चों? लिखिए, लिखिए, लिखिए। ये बच्चों थोड़ा-सा ध्यान रख लीजिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m होगा क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा अगर पार्टिकल 2 पीसेस में टूटता है तो। ठीक, अगला सवाल देखिए बच्चों। काइनेटिक एनर्जी बच्चों 6 किलो की पूछी गई है। तो देखिए थोड़ा-सा मैं आपको हिंट देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी 6 किलो की पूछी गई तो p स्क्वायर बाय 2m लगा दीजिए और मास जो है बच्चों 6 केजी का रख दीजिए, है ना? 2 इंटू मास 6 केजी का, क्योंकि 6 केजी की काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है और लीनियर मोमेंटम बच्चों आपको 6 केजी की अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना लीनियर मोमेंटम 3 किलो लेके जा रहा होगा, उतना ही लीनियर मोमेंटम 6 किलो का ही होगा, अदरवाइज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड नहीं होगा। क्योंकि दोनों रेस्ट देखिए, रेस्ट पे है ना, बॉम्ब ऑफ मास 9 केजी एक्सप्लोड्स इनटू टू पीसेस ऑफ 3 केजी एंड 9 केजी। हालांकि इसमें 3 केजी एंड 6 केजी, हालांकि इसमें बोला नहीं बच्चों, पर मोमेंटम कंजर्वेशन इसमें वैलिड है और इनिशियली रेस्ट पे है। ठीक है, रेस्ट पे नहीं होता तो कुछ स्पीड देता। लैग हो गए? ठीक ठीक ठीक, रुकिए एक सेकंड। तो बच्चों मैं ये कह रहा था कि हाँ, लीनियर मोमेंटम आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, आप ये वाला लीनियर मोमेंटम यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये लीनियर मोमेंटम हो जाएगा बच्चों 48 16 इंटू 3, 48 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आप ये वाला लीनियर मोमेंटम सीधा सीधा यहाँ पे रख सकते हैं 48 इंटू 48। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दिए बच्चों, 6 2 बच्चों 192 जूल आ जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 केजी। अब मेरी बात बच्चों जरा ध्यान सुनिए, हम इसका लीनियर मोमेंटम यूज कर रहे हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, क्योंकि बच्चों दोनों के लीनियर मोमेंटम बराबर होंगे। मान लीजिए ये रेस्ट पे था, अगर ये दो हिस्सों में टूट जाता है तो लेफ्ट वाले हिस्से का लीनियर मोमेंटम और राइट वाले हिस्से का लीनियर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड्स बच्चों बराबर होने चाहिए, तभी आप जोड़ेंगे इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में। तो जो नेट लीनियर मोमेंटम आप निकालने के लिए जब इनको जोड़ेंगे तो प्लस पी और माइनस पी दोनों मिलकर 0 होएगा। तो जब बॉम्ब रेस्ट पे है तो जो और दो पीसेस में टूटता है, तो जो इसका लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा वही इसके लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा। तो आप डायरेक्ट उसको यूज करके आंसर निकाल सकते हैं 192 जूल। कितने लोगों ने बच्चों ऐसे ही निकाला था? एक बार हाथ उठा दो तो। गुड। एक और सवाल करते हैं, हमारे पास होगा, देखते हैं। ये देखिए बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही चल रहा है बेटा। अच्छा अच्छा, मतलब आपने पूरा सॉल्व किया था प्रॉपर? ठीक ठीक। अब बच्चों इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें इन्होंने बॉम्ब को ऊपर की तरफ फेंक दिया बच्चों विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, एक्सप्लोड्स इनटू टू पार्ट्स आफ्टर 5 सेकंड। तो बच्चों आपको ये निकालना पड़ेगा कि जैसे बॉम्ब ऊपर की तरफ फेंक दिया गया है ना 100 मीटर पर सेकंड से। हाँ, इनिशियल लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ बच्चों जैसे 5 सेकंड के बाद यहाँ पे इसके पास कुछ स्पीड होगी ऊपर की तरफ और फिर एक्सप्लोड हो जाएगा।
तो एक्सप्लोजन से पहले का लीनियर मोमेंटम और बच्चों एक्सप्लोजन के बाद का लीनियर मोमेंटम बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, एक्सप्लोजन के पहले का लीनियर मोमेंटम और एक्सप्लोजन के बाद का लीनियर मोमेंटम बराबर कर लीजिए। 400 ग्राम, M1 400 ग्राम। बच्चों यहाँ पे 100 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। 5 सेकंड के बाद आपको इसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी, वो इनिशियल मोमेंटम देगा। फिर फाइनल के लिए आपको सवाल में फिर से देखना पड़ेगा कि किस तरह से चीजें हो रही हैं, फिर आप कर पाएंगे। दो बच्चों ने आंसर बताए हैं, और भी बच्चों जिनके आ जाए और आंसर मैच नहीं हो रहा है, ओके। डी ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है। बच्चों आप लोगों ने इनिशियल लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए देखिए, मास तो बॉम्ब का 1 किलोग्राम है एक्सप्लोजन से पहले, और एक्सप्लोजन से जस्ट पहले स्पीड निकालना होगा बच्चों। तो इन्होंने बोला कि 100 मीटर पर सेकंड से फेंका है और 5 सेकंड के बाद इसकी स्पीड निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे? v बराबर u माइनस a इंटू टी। बच्चों मेरे हिसाब से 50 मीटर पर सेकंड आएगी एक्सप्लोजन से जस्ट पहले। तुम लोग का क्या आ रहा था? यही आ रहा था ना बच्चों? तो इनिशियल मोमेंटम बच्चों 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आएगा, यानी एक्सप्लोजन से जस्ट पहले। ठीक है, कितने बच्चों ने ये सही निकाल लिया था? एक बार हाथ उठा दो बच्चों। 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, वेरी गुड। इनिशियल ये आएगा। अब एक्सप्लोजन होता है, अब ध्यान से सुनिएगा। A fragment of mass m1 400 ग्राम moves downward with a speed of 25 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों यहां पे एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से जो 400 ग्राम का हिस्सा है वो नीचे की तरफ जाता है विद स्पीड 25 मीटर पर सेकंड। तो P इनिशियल बराबर P फाइनल। अब बच्चों P फाइनल में लिख देता हूं, देखिए जरा। तो 400 ग्राम मतलब 0.4 किलोग्राम, और बच्चों नीचे की तरफ स्पीड है तो -25 लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ बोल रहा है 25 मीटर पर सेकंड जाता है, तो 0.4 इंटू -25। जो ऊपर वाला हिस्सा है बच्चों, नीचे वाला 400 ग्राम है तो ऊपर वाला हिस्सा बच्चों 600 ग्राम होगा। तो ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ जाता हुआ मान लेते हैं विद स्पीड v। तो देखिए ऊपर वाले हिस्से को बच्चों कैसे लिखूंगा? 0.6 किलोग्राम, और ऊपर वाले हिस्से की स्पीड मान लेते हैं बच्चों v। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर होंगे, तो 50 बराबर बच्चों 25 इंटू 400, एक पॉइंट पे दशमलव है तो -10 प्लस 0.6 इंटू वी। बच्चों इधर आ जाएगा तो ये 60 बराबर 0.6 इंटू वी हो जाएगा। तो वी की वैल्यू बच्चों मेरे हिसाब से 100 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, यानी 100 मीटर पर सेकंड मूव करेगा ऊपर की तरफ, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। कितने बच्चों का आ गया था? एक बार हाथ उठा दीजिए बेटा। वेरी गुड। तो जो आंसर आएगा बच्चों इसका आएगा 100 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। कोई स्पेसिफिक पॉइंट बच्चे आप पूछना चाहते हैं? आप पहला वाला हो गया था, इनिशियल मोमेंटम आपने निकाल लिया था क्या? ये वाला हो गया था बच्चे आपसे? पूरा समझा दें, ठीक है। देखिए 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका गया। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड घटेगी, तो 5 सेकंड के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड, और उस समय एक्सप्लोजन होता है। यानी एक्सप्लोजन से जस्ट पहले उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड थी। कैसे निकाला सर? v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ पे बच्चों u प्लस ए की जगह -g रख देंगे क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो एक्सप्लोजन से जस्ट पहले 50 मीटर पर सेकंड, यानी एक्सप्लोजन से जस्ट पहले उसका मोमेंटम जो होगा मास इंटू वेलोसिटी, वो 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड था ऊपर की तरफ। अब इस मोमेंट पे इसमें एक्सप्लोजन हो जाता है। एक्सप्लोजन के बाद सवाल में बोला गया
कि जो 400 ग्राम वाला हिस्सा है, टूट के दो हिस्से बनते हैं, 600 ग्राम 400 ग्राम, तो 400 ग्राम वाला हिस्सा जो है वो 25 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। तो 400 ग्राम यानी 0.4 केजी, और नीचे की तरफ 25 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो -25। तो ये बच्चों मिलके तुम्हारा मतलब ये नीचे वाले हिस्से का लीनियर मोमेंटम हो गया। अब ऊपर वाला 600 ग्राम हिस्सा है और उसकी वेलोसिटी हमसे पूछी गई, तो हम मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है? तो 600 ग्राम इंटू वी, तो 600 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया, 0.6 इंटू वी। थोड़े से बच्चों अरेंजमेंट्स किए और वी की वैल्यू 100 मीटर पर सेकंड आ गई, और प्लस आ रहा है, इसका मतलब जो माना था वो बिल्कुल सही है, इसलिए 100 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। क्योंकि उस समय एक्सप्लोजन हो रहा है ना, देखिए बोल रहा है कि ऊपर की तरफ 100 मीटर पर सेकंड से भेजा गया है, एक्सप्लोड्स इनटू टू पार्ट्स आफ्टर 5 सेकंड्स। तो मतलब 5 सेकंड के बाद एक्सप्लोजन होता है, तो ऊपर की तरफ भेजा गया, 5 सेकंड बाद एक्सप्लोजन, यानी 5 सेकंड पे एक्सप्लोजन होता है। तो टी बराबर 5 की स्पीड हमको कंसीडर करनी पड़ेगी। देखिए पी फाइनल में क्या हुआ कि 5 सेकंड पे जाके टूट गया, टूट के इसके दो हिस्से बने, एक तो नीचे 400 ग्राम वाला, और उसके नीचे की तरफ स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड। तो आप इसका लीनियर मोमेंटम, चूंकि इनिशियल और फाइनल को इक्वेट करना है, इनिशियल हो गया एक्सप्लोजन से पहले, और एक्सप्लोजन के बाद हमें फिर से लिखना है। तो एक्सप्लोजन के बाद मास 0.4 इंटू वेलोसिटी -25, क्योंकि 400 ग्राम है तो 0.4 और नीचे की तरफ -25। जो अगला हिस्सा बचता है, अब अगला हिस्सा सर आपको कैसे पता 600 ग्राम होगा? टोटल बच्चों 1 किलो का है, अगर नीचे वाला हिस्सा 600 ग्राम है, 400 ग्राम है, तो ऊपर वाला हिस्से को 600 ग्राम होना पड़ेगा। तो उसका मास लिख दिया, अब उसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता कितनी है, तो v मान ली। ठीक है? तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा, 0.6 भी, इसको इधर ले आएंगे 60, और 60 डिवाइड बाय 0.6, तो 100 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ऑल गुड बच्चों, बढ़िया सब? नहीं, अभी भी देखो तो आप मैग्नीट्यूड अच्छा मतलब इन दोनों का बराबर, ऐसा जो ऊपर वाला हिस्सा जा रहा है उसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड नीचे वाले के बराबर, ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि अब उसके पास ऊपर की तरफ स्पीड है, मतलब पहले कुछ लीनियर मोमेंटम है, तो इसलिए नहीं कर पाएंगे। अगर देखिए आप समझिए, आप हम हर बार सवाल में क्या कर रहे हैं, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। अगर इनिशियल जीरो हो तो मतलब P1 और P2 दोनों पार्टिकल के मोमेंटम का सम जीरो हो जाएगा, इसका मतलब P1 बराबर माइनस P2। अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो हो, यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम देखिए जीरो नहीं है। अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं है, तो फिर आप ये नहीं बोल सकते, फिर आपको लिखना पड़ेगा P इनिशियल बराबर P1 प्लस P2, है ना? ये नॉन जीरो है, तो फिर हम नहीं बोल सकते P1 और P2 के दोनों के मैग्नीट्यूड। समझ में आ रही बच्चों जो मैं बोल रहा हूँ बात आपको? तो ज्यादातर सवाल में आपको दिखेगा कि वो इनिशियली रेस्ट पे हैं। जैसे ही रेस्ट पे दिख जाए तो आप दोनों के मोमेंटम बराबर मान लीजिएगा, और फिर काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। लेकिन कुछ सवालों में बच्चों हो सकता है कि वो बराबर ना हो, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। जैसे इस वाले सवाल में फिर आपको प्रॉपर P1 और P2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आ जाइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा एक चीज और बच्चों यहाँ पे मैं बताता चलूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चलिए इस पे हम लोग बाद में थोड़े सवाल कर लेंगे। आगे आते हैं बच्चों। तो अगर दो पार्ट्स में टूटता है और इनिशियली रेस्ट पे है, देखिए बच्चों रेस्ट पे है इसलिए पी फाइनल, पी इनिशियल जीरो, पी फाइनल, और पी दोनों के पी बराबर होंगे। अगर ये रेस्ट पे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये मूव कर रहा होगा तो आपको बिल्कुल बेसिक लगाना है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। तो दोनों तरह के बच्चों मैंने आपको सवाल करा दिए। चांसेस ज्यादा यही है कि पहले रेस्ट पे हो, फिर आपसे सवाल में कुछ पूछा जाए। अगर मूव कर रहा है बच्चों तो फिर आपको पी इनिशियल बराबर पी फाइनल करना होगा, जैसे अभी हम लोगों ने सवाल में किया। अब बच्चों ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा दो पार्ट्स में टूटे, ऐसा हो सकता है कि तीन हिस्सों में टूट जाए। तीन हिस्सों में टूट जाएगा तो सर कैसे करें? देखिए बच्चों, मान लीजिए एक बॉम्ब इनिशियली रेस्ट पे, ठीक है, और वो तीन हिस्सों में टूट जाता है। तीन हिस्सों में टूट जाता है बच्चों, मान लीजिए कुछ ऐसे, M1, M2 और M3 तीन हिस्सों में टूट जाता है। बच्चों M1 मान लीजिए, कुछ जो M1 वाला हिस्सा है वो कुछ P1 मोमेंटम से चला जाता है, मतलब उसकी वेलोसिटी कुछ P1 मान लेते हैं। और जो M2 वाला हिस्सा है बच्चों, वो किसी डायरेक्शन में चला जाता है P2 मोमेंटम लेके, मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी V2 है। और जो तीसरा वाला हिस्सा है बच्चों, वो किसी, ब्लर हो रहा है क्या?
ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं, आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, आप लोग यहीं तक रखते हैं बच्चों। 3 हिस्से में जो टूटने वाला है मैं इसको अगली क्लास में कंटिन्यू। बाय बच्चों, बाय बेटा, बाय। बोलिए बेटा। डीपीपीस कल की क्लास में ले सकते हैं, तो कहां तक हुआ है आप मुझे थोड़ा सा बता दो, कहां तक हम लोगों ने डीपीपी सॉल्व कर सेंटर ऑफ। अच्छा अच्छा, और वर्क एनर्जी पावर और फोर्सेस। वर्क एनर्जी पावर में भी थोड़े डाउट है। अच्छा ये बच्चों कल, नहीं आज तो क्या है, थोड़ा सा यार इंटरनेट का इशू है, आज तो नहीं हो पाएंगी। और बाकी आप फोर्सेस का बच्चों एक काम करते हैं, जहां से फोर्सेस का रह गया था फोर्सेस से शुरू कर लें, क्या बोलते हो? फोर्सेस की करनी है आपको, सर्कुलर सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन, फिर वर्क एनर्जी और फिर सेंटर ऑफ मास, कैसा चाहते हो आप? मैं कहो तो फोर्सेस से कर देंगे, चाहो तो सेंटर ऑफ मास की बस कर देंगे, बोलो। ठीक है, तो एक काम करो बच्चों, कल आप फोर्सेस की डीपीपीज लेके आओ, फोर्सेस की डीपीपी डिस्कशन कर देंगे, ठीक है? ओके ओके ओके, चलिए बाय।